तो यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जैसे कि 101 नंबर क्वेश्चन है। टू incandescent लैम्प ऑफ वाटेज 40 वाट एंड 60 वाट आर कनेक्टेड इन सीरीज with the voltage of 230 volt. Then which out of the two lamp will glow brighter? तो ज़्यादा कौन ज़्यादा चमकेगा यहाँ। तो जैसे जो रेजिस्टेंस निकालते हैं, अगर सीरीज में रेजिस्टेंस हम निकाल रहे हैं तो रेजिस्टेंस में वैल्यू क्या होती है, आप रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं हम वी स्क्वायर डिवाइड बाई पी से। इससे रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे तो वी स्क्वायर डिवाइड बाई पी में हमारे पास में एक तो हो गया 40 इंटू 40 डिवाइड बाई 230 इंटू 230 डिवाइड बाई 40। तो इस तरीके से निकालेंगे हम, जैसे 230 इंटू 230 डिवाइड बाई 40 बाट के लिए आ जाएगा ये तो, और इधर आ जाएगा 230 इंटू 230 डिवाइड बाई 60। तो यहाँ पर हम देखें किसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर इसमें ज़्यादा आएगी, और रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा आएगी, सीरीज में कनेक्टेड है, करंट दोनों में सेम रहेगी। तो आई स्क्वायर आर से जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें ज़्यादा हीट जनरेट होगी, और जिसमें ज़्यादा हीट जनरेट होगी वो ज़्यादा ब्राइट जलेगा। तो ये आंसर होगा, ये आंसर होगा पैरेलल के लिए, लेकिन ये सीरीज कनेक्शन है इसलिए ये वाला आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशन फार्मूला फॉर रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो रेजिस्टिविटी का डायमेंशन फार्मूला हम निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, रेजिस्टिविटी के डायमेंशन फार्मूले के लिए हम जैसे पावर जो होती है, पावर होती है हमारी आई स्क्वायर आर, ये पावर का फार्मूला होता है। अगर हम इससे रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालें तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगा पी डिवाइड बाई आई स्क्वायर, ऐसे निकाल सकते हैं। अब पावर का जो डायमेंशन होती है वो हम देते हैं एम एल स्क्वायर टी की पावर -3, और नीचे रह गया हमारा, क्या रह गया, आई स्क्वायर। तो आई स्क्वायर को हम कैसे दे सकते हैं, ए स्क्वायर से हम दे सकते हैं। तो रेजिस्टिविटी की जो वैल्यू है यहाँ पर, यानी ये आई स्क्वायर हो जाएगा, या आई स्क्वायर जो भी दे सकते हैं। और रेजिस्टिविटी का जो फार्मूला होता है, रेजिस्टिविटी होती है आर इंटू ए डिवाइड बाई एल, इससे हम निकालेंगे। तो आर की वैल्यू हमें पता है क्या है, यानी ये हमें डायमेंशन हमें पता है क्या है, एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 डिवाइड बाई ए स्क्वायर इंटू ये ए यहाँ पर है ये पहले से, तो ये यहाँ पर हम देखें आर इंटू ए, तो ये वाला ए पहले से है, तो इसके अकॉर्डिंग वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर ए की वैल्यू एल स्क्वायर, क्योंकि एरिया यहाँ पर डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर डिवाइड बाई 4 होता है, तो एल स्क्वायर आ जाएगी यहाँ पर, और नीचे भी एल आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, जैसे एल स्क्वायर है, एल है, तो यहाँ पर एल की पावर 3 बच जाएगा ऊपर की साइड, तो हो जाएगा एम एल की पावर 3, और यहाँ पर ए पहले से आ गया है आर इंटू ए से, यानी रो इंटू एरिया, आर इंटू एरिया डिवाइड बाई, इससे हम निकालेंगे तो ये हो जाएगी वैल्यू एम एल स्क्वायर टी की पावर -3, ये पावर के लिए आ जाएगा फार्मूला, डिवाइड बाई आई स्क्वायर। तो आई स्क्वायर को हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस तरीके ले सकते हैं, आई स्क्वायर को पी डिवाइड बाई आर के अकॉर्डिंग भी हम लिखेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी एम एल स्क्वायर, फिर टी की पावर -3 यहाँ पर पहले से है ही है, और ये ए है, यहाँ पर भी ए का स्क्वायर है, यहाँ पर भी ए है, तो ये चला जाएगा ए की पावर -2, ये वैल्यू हमें आ जाएगी। यानी करंट है आई स्क्वायर को हमने यहाँ पर जो लिया है वो हमें यहाँ पर सिर्फ ए के अकॉर्डिंग लेना होगा। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर होगा एम एल की पावर 3 टी की पावर -3 ए की पावर -2।
नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट है ट्रू है। तो पहला तो देखें यहाँ रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन अलाउइंग ऑफ द कंडक्टर मटेरियल। तो ये सही नहीं है, डिपेंड करती है अलाउंग कंडक्टर की, यानी कि ये डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर किस पर डिपेंड करती है, अलाउंग ऑफ द कंडक्टर मटेरियल, यानी मटेरियल पर डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, ये भी गलत है। रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ कंडक्टर, तो रेजिस्टिविटी है कंडक्टर की डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ कंडक्टर, तो ये इस पर डिपेंड नहीं करती है लेंथ ऑफ कंडक्टर पर। द रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन मैकेनिकल स्ट्रेस ऑफ कंडक्टर, ये इस पर डिपेंड नहीं करती है, इस पर डिपेंड करती है, ये सही बात है। द रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये कंडक्टर की लेंथ पर डिपेंड नहीं करती है। जैसे कि हम बात करें कि जो प्रॉपर्टी है मटेरियल की वो डिपेंड करती है उसके नेचर पे, किस तरीके का नेचर है, उसका कंपोजिशन कैसा है, नेचर वो कंपोजिशन किस तरीके का बना हुआ है, उस पर ये प्रॉपर्टी है डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी है कंडक्टर की। लेकिन वो लेंथ पर डिपेंड नहीं करती है, यानी कि रो की जो वैल्यू है R इक्वल टू रो L बाई ए, तो ये जो रेजिस्टिविटी है ये लेंथ पर डिपेंड नहीं करती है, या तो मैकेनिकल स्ट्रेस पर डिपेंड करेगी, या फिर टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, या कंडक्टर के मटेरियल पर डिपेंड करेगी। तो ऑप्शन सी आंसर सही है। नेक्स्ट हम देखें कैपेसिटेंस के लिए करेक्ट एक्सप्रेशन क्या है। तो कैपेसिटेंस के लिए जो करेक्ट एक्सप्रेशन है यहाँ पर वो क्या होगा, कोई Q इक्वल टू सी वी, तो यहाँ पर C इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन V, तो Q इक्वल टू सी वी होता है, यानी चार्ज इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू वोल्टेज, तो इससे हम निकाल सकते हैं C की वैल्यू Q अपॉन V आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखें इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसेस। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है कैपेसिटेंस का, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। तो इस तरीके से कैपेसिटेंस अगर दे रखा है तो हमें पता है इन दोनों कैपेसिटेंस को हमें जोड़ना होता है अगर हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। इसका मतलब क्या है, इक्वल टू द लार्जेस्ट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, ये गलत है। लोअर देन द लार्जेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ, ये गलत है। लोअर देन द स्मॉलेस्ट, ये भी गलत है। ग्रेटर देन द लार्जेस्ट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, ये यहाँ पर सही है, तो ये सही ऑप्शन है, दिया हुआ है यहाँ पर। क्वेश्चन हम देखें व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस इंडक्टेंस। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट इंडक्टेंस क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 5 इंडक्टर का। तो यहाँ पर हम देखें इक्विवेलेंट इंडक्टेंस है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 5 इंडक्टर का, वो होगा 5L, क्योंकि हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं इंडक्टर और रेजिस्टेंस को अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो। नेक्स्ट हम बात करें डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड ऑफ कंडक्टर व्हेन द कंडक्टर हैज कंडक्टेंस ऑफ 0.4 सीमेन एंड द कैरिंग ए करंट ऑफ 8 एम्पियर। तो करंट की वैल्यू भी 8 एम्पियर दे रखी है यहाँ पर। तो इसके अकॉर्डिंग बात करें जो कंडक्टेंस की वैल्यू होती है, कंडक्टेंस होता है 1 डिवाइड बाई आर। तो 1 डिवाइड बाई आर इक्वल टू दे रखा है यहाँ पर 0. द कंडक्टर हैज कंडक्टेंस ऑफ 0.4 सीमेन। तो इसका मतलब कंडक्टेंस 0.4 है, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं यहाँ से, यानी सी की वैल्यू 1 डिवाइड बाई आर है तो आर की वैल्यू 1 डिवाइड बाई सी, या फिर जी बोल सकते हैं, या सी बोल रहे हैं यहाँ पर। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू पूछी है, वोल्टेज बिटवीन द एंड ऑफ कंडक्टर V इक्वल टू आई आर होता है। आई की वैल्यू यहाँ पर 8 एम्पियर, आर की वैल्यू हमने निकाला 1 डिवाइड बाई 0.4, तो इससे वैल्यू हो जाएगी 20, तो 20 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखें व्हाट विल बी दी वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इन माइक्रोफैरड ऑफ ए कैपेसिटर व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ ए कैपेसिटर इज 40 वोल्ट एंड
द चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज 8 मिली कूलम। तो यहाँ पर चार्ज भी दे रखा है। अगर सी की वैल्यू हमें निकालनी है तो सी के फार्मूला होता है सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी। इससे भी हम निकालें तो ये हो जाएगा 8 × 10⁻³ डिवाइड बाई 40। तो ये 8 से कट जाएगा, 8×5 = 40 और 5 से हम बात करें, यहाँ पर भाग दे के ही बात करें तो क्या हो जाएगा, 5 से भी भाग दें 1000 में तो 1000 यहाँ पर नीचे चला जाएगा, और फिर भाग देंगे यहाँ पर तो 1 में भाग देंगे तो ये आ जाएगा 20, यानी 200 के आसपास ये आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 200 इन माइक्रोफेराड में आ जाएगा ये आंसर। नेक्स्ट हम देखें, determine the temperature coefficient of resistance at 0 degree Celsius when the resistance has a resistance of 20 ohm at the 0 degree Celsius and 40 ohm at 60 degree Celsius। यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर 20 दे रखा है और 60 डिग्री सेल्सियस पर 40 ओम रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है। तो इसको हम निकालेंगे आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा टी से हम निकालेंगे। आर टी की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 40 इक्वल टू आर नॉट की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 20, 1 प्लस अल्फा टी की वैल्यू हो जाएगी 60 अल्फा। तो इससे हम अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो 0.017 आंसर आएगा। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि वैल्यू दे रखी है ए वायर ऑफ 30 ओम रेजिस्टेंस इज स्ट्रेच्ड टू डबल ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ एंड देन कट इनटू 2 इक्वल पार्ट। These 2 equal parts are connected in parallel with a battery that draw a current of 2 ampere. Then determine the potential difference between the terminal of battery। तो यहाँ पर अगर V की वैल्यू हम निकालनी है तो V इक्वल टू R इंटू आर इक्वलेंट हो जाएगा। I की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 2 एम्पियर और R इक्वलेंट की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है कितनी, 30। तो यहाँ पर हो जाएगी R इक्वलेंट की वैल्यू 30, तो V की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर V इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 वोल्ट। तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर 60। नेक्स्ट हम बात करें, determine the energy stored by 8 Henry inductor if the current through the inductor is 4 एम्पियर। तो यहाँ पर करंट भी दे रखी है 4 एम्पियर है। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर हमें निकालनी है तो हाफ एल आई स्क्वायर से हम निकाल सकते हैं, हाफ एल आई स्क्वायर से हो जाएगा हाफ इंटू एल की वैल्यू 8 इंटू आई स्क्वायर यानी कि 4 की वैल्यू 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो 16 से कट जाएगा 8, 8 आउट 64, यानी 64 हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि वैल्यू दे रखी है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ओम्स लॉ इज नॉट यूज्ड फॉर अ डायोड, नॉट एप्लीकेबल फॉर द डायोड, बिकॉज डायोड के अंदर क्या होता है, नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है। ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू डायोड, तो एप्लीकेबल होता है डायोड के लिए। ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू डायोड, तो यहाँ पर हमें बताना है स्टेटमेंट कौन सा यहाँ पर सही है। तो ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू डायोड, डायोड पर हम ओम्स लॉ है अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि इसके ये एक तरीके से नॉन लीनियर डिवाइस है, और बाकी पर तो हम अप्लाई कर ही नहीं सकते यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हम देखें जैसे कि व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस between the end of resistor of 10 ohm resistance when the current through the resistor is 3.5 एम्पियर। करंट की वैल्यू दे रखी है हमें और क्या दे रखा है, 10 ओम का रेजिस्टेंस दे रखा है। वोल्टेज हमें निकालना, तो वोल्टेज हम आई इंटू आर से हम निकाल सकते हैं, तो वोल्टेज आ जाएगा 35, यानी कि 10 इंटू 3.5 से हम निकालें तो ये 35 हमारा आंसर आ जाता है। नेक्स्ट हम देखें व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ I4 फॉर द डायग्राम। I4 के लिए वैल्यू हमें निकालनी है, तो I4 के लिए वैल्यू कैसे निकालेंगे, जैसे कि यहाँ से 9 एम्पियर करंट जा रही है, यहाँ से 2 एम्पियर करंट जा रही है, तो कितने हुई 11 एम्पियर। तो 11 एम्पियर करंट हो गई है यहाँ पर, यानी ये जाने वाली करंट,
और ये यहाँ पर कुछ करंट आ रही है, यानी I3 प्लस I4 की वैल्यू, I3 यहाँ पर कितनी आ रही है, 4 एम्पियर आ रही है। और इधर की बात करें हम पर, जैसे कि 1 एम्पियर और 1 एम्पियर इधर जा रही है, 2 एम्पियर यहाँ से करंट जा रही है। तो I7 से जाने वाली करंटों का मान हो गया यहाँ पर 9 और 4 13 आ रही है यहाँ पर 4, तो सिर्फ 9 एम्पियर करंट की वैल्यू की और जरूरत है हमें। जैसे कि यहाँ पर 9 एम्पियर जा रही है, 2 एम्पियर जा रही है, तो 9 और 2 11 और 2 13 एम्पियर करंट जा रही है और आ रही है सिर्फ 4 एम्पियर। तो यहाँ से 9 एम्पियर करंट आनी चाहिए, लेकिन हमें यहाँ पर I4 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसी तरीके से निकाल सकते हैं, या फिर इस नोड, किसी नोड पर हम, जैसे इस नोड पर हम अगर अप्लाई करना चाहते हैं, तो जैसे 4 करंट है, बात करें 3 और 1 4 करंट, 4 करंट आ रही है, फिर जा कितने रही है, जा यहाँ पर हम देखें, एक करंट यहाँ पर जा रही है, 2 करंट यहाँ पर जा रही है, और टोटल हम देखें यहाँ पर कि 4 करंट है आ रही है, ये वाली करंट, और I4 करंट भी आ रही है। तो इसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं। जैसे 4 आ रही है, फिर माइनस के, ये 1 करंट है, 1 एम्पियर की करंट है, ये जा रही है, फिर माइनस के, ये 2 एम्पियर की करंट जा रही है। फिर हम देखें 2 एम्पियर की करंट जा रही है, ये वाली 2 एम्पियर की करंट भी जा रही है, और ये I6 कितना दे रखा है, 9 एम्पियर, तो 9 एम्पियर नहीं है, ये 1 एम्पियर है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर I4 की वैल्यू भी 1 एम्पियर आ जाएगी, तो 1 एम्पियर आंसर आ जाएगा। अगर 9 एम्पियर की जगह 1 एम्पियर है तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, 1 एम्पियर। नेक्स्ट हम देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द रिलक्टेंस। तो रिलक्टेंस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो रिलक्टेंस के बारे में अगर बात करें, परमिटिविटी या परमेबिलिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रिलक्टेंस, ये गलत है। रिलक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रिलक्टेंस, ये भी गलत है। यहाँ पर हम देखें, परमियंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रिलक्टेंस, ये सही है यहाँ पर। तो ये स्टेटमेंट सही है रिलक्टेंस के बारे में, परमियंस है वो रेसिप्रोकल होती है रिलक्टेंस की। नेक्स्ट हम देखें, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ साइनोसॉइडल वेव व्हेन द टाइम पीरियड ऑफ वेव इज 2 मिलीसेकंड। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला था 1 डिवाइड बाई टाइम पीरियड, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3, तो ये आ जाएगा 500। तो 500 हमारे पास में फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। नेक्स्ट हम देखें, व्हाट विल बी द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज व्हेन द एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज 140। तो पीक वैल्यू हमें निकालनी है। एवरेज वैल्यू की बात करें तो एवरेज वैल्यू का फार्मूला होता है वी एवरेज इक्वल टू 2Vm डिवाइड बाई पाई, यानी कि पाई डिवाइड बाई 2। तो Bm की वैल्यू क्या हो जाएगी, Bm की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर पाई डिवाइड बाई 2 इंटू वी एवरेज, और पाई डिवाइड बाई 2 इंटू वी एवरेज हो जाएगा यहाँ पर पाई डिवाइड बाई 2 इंटू वी एवरेज की वैल्यू 140, तो ये 70 हो जाएगी। 70 इंटू 3.14, तो इसके अकॉर्डिंग वैल्यू आ जाएगी 7 चौको 28, ऐसा लगी 2, 7 एकम 7 2 9 और 7 के 21, तो ये आ जाएगा 200 3.14, तो 219.80 यानी कि 220 वोल्ट ही आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि वैल्यू है, डिटरमाइन द कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ ए सर्किट इफ द सप्लाइड फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज एंड द कैपेसिटेंस ऑफ सर्किट इज 60 माइक्रोफैरड। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस हमें निकालनी है। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फार्मूला क्या होता है, XC की वैल्यू होगी यहाँ पर 2πfc, उससे हम निकालेंगे। जैसे XC की वैल्यू होगी यहाँ पर, कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC वैल्यू 1 डिवाइड बाई 2πfc, तो 1 डिवाइड बाई 2 इंटू पाई इंटू एफ की वैल्यू कितनी है 50, इंटू सी की वैल्यू क्या है 60 इंटू 10 की पावर माइनस 6।
तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 53.1 और 53.1 ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट हम बात करें determine the capacitance of a circuit when the circuit is applied with the 60 Hz frequency and the capacitive susceptance of circuit is 0.5। तो कैपेसिटिव ससेप्टेंस दे रखी है 0.5, तो XC की वैल्यू क्या होगी 1 डिवाइड बाई 0.5, तो ये आ जाएगी 2, यानी XC की वैल्यू 2। और हमें निकालना है कैपेसिटेंस की वैल्यू। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू कैसे निकालेंगे इससे कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालेंगे XC इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 पाई FC। तो C की वैल्यू हो जाएगी 1 डिवाइड बाई 2 पाई एफ एक्स सी। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 डिवाइड बाई 2 पाई एफ की वैल्यू 60 इंटू एक्स सी की वैल्यू 2। तो इससे आंसर हो जाएगा 1.3 मिली फेरड। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें यहाँ पर वाट विल बी द कैपेसिटी ऑफ 4 कैपेसिटर इक्वल कैपेसिटी कनेक्टेड इन सीरीज। तो सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो C/4 आ जाएगा, अगर पैरेलल कनेक्ट करते हैं तो डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। व्हाट इज द फॉलोइंग डायमेंशनल फार्मूला फॉर कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी के लिए डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, ये हम निकालें। कंडक्टिविटी के लिए डायमेंशन फार्मूला तो कैसे निकालेंगे, जैसे कि अगर हम रो की वैल्यू निकालें तो रो का जो फार्मूला आता है, रजिस्टिविटी का जो फार्मूला होता है वो होता है m(L)3 t⁻³ और a⁻²। ये हमने निकाला था। लेकिन अगर कंडक्टिविटी निकालनी है तो 1 के इसको डिवाइड में कर देते हैं, तो रो इक्वल टू 1 डिवाइड बाई कंडक्टिविटी हो जाएगा। तो 1 डिवाइड बाई करेंगे हम तो ये हो जाएगा m⁻⁻1 L⁻³ t⁻³ और a²। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास में कौन सा, m⁻⁻1 L⁻³ t⁻³ और a का स्क्वायर। ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखें करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए करेक्ट एक्सप्रेशन क्या है, ω0A डिवाइड बाई डी। ये पैरेलल कैपेसिटर के लिए करेक्ट एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पर C इक्वल टू है ω0A डिवाइड बाई डी। तो यहाँ पर क्या है, D डिस्टेंस बिटवीन प्लेट है, D क्या शो कर रही है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, और A एरिया ऑफ प्लेट शो कर रहा है, और ये परमिटिविटी शो कर रही है, एप्सिलॉन है परमिटिविटी शो कर रही है, PERMITTITY परमिटिविटी। नेक्स्ट हम देखें इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल इंडक्टर द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस इज। तो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस है, अगर इंडक्टर सीरीज में कनेक्टेड है तो जो लार्जेस्ट इंडक्टेंस होगा उससे भी कॉम्बिनेशन है लार्ज होगा। इस तरीके से इसको बनाया जाएगा। तो ये रेजिस्टेंस की तरह ही काम करता है, ग्रेटर देन दी लार्जेस्ट इंडक्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन। जैसे हमने इस तरीके सीरीज में कनेक्ट कर दिया है L1 L2 L3, तो L3 जो सम कॉम्बिनेशन होगा L1 प्लस L2 प्लस L3 की तरह होगा, और L3 मान लो सबसे ज़्यादा है तो उसी से बड़ा ही आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या होता है, कंडक्टिविटी होता है, यानी रो इक्वल टू 1 डिवाइड बाई तो रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी है वो रजिस्टिविटी होता है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट इंडक्टेंस इफ द 4 इंडक्टर हैविंग इंडक्टेंस L आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो 4 इंडक्टर हैं पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो उसकी इंडक्टेंस वैल्यू क्या होगी, L डिवाइड बाई 4 होगी। नेक्स्ट हम देखें डिटरमाइन द कंडक्टेंस जैसे determine the conductance of a conductor when the potential difference between the end of the conductor is 30 volt and the current flowing through the conductor is 3 ampere। इंडक्टर के थ्रू करंट दे रखी है 3 एम्पियर और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस भी दे रखा है 30 वोल्ट। तो यहाँ पर कंडक्टेंस की बात करें, कंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर कंडक्टेंस की वैल्यू होगी I डिवाइड बाई V। ये कंडक्टेंस की वैल्यू होगी, यानी 3 डिवाइड बाई 30 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.1, ये वैल्यू आ जाएगी 0.1 सीमेन है, कंडक्टेंस आ जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं सीमेन का साइन है ये। नेक्स्ट देखेंगे
जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ मच पावर विल बी डिसिपेटेड बाई ए 10 ओम रेजिस्टेंस व्हेन द करंट थ्रू द रेजिस्टर इज 3 ओम 3 एम्पियर। तो 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, तो इसके अकॉर्डिंग आई स्क्वायर आर से भी हम निकालें तो 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 10 यानी 90 वाट, तो 90 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस of a resistor of 40 degree Celsius when the resistance has a resistance of 10 ohm at 0 degree Celsius and Celsius and temperature coefficient at 0 degree Celsius is 0.04। तो यहाँ पर हमें दे रखा है कि आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा टी। आर टी की वैल्यू हमें पूछी है यहाँ पर 40 ओम पर, और आर नॉट की वैल्यू दे रखी है 10 ओम, और 1 प्लस एल्फा टी, एल्फा की वैल्यू दे रखी है 0.04 इंटू टी की वैल्यू यहाँ पर टी ही है। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें, टेम्परेचर कोफिशिएंट है T2 माइनस T1 यानी डेल्टी हो जाएगा टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा डेल्टी। तो ये हो जाएगा RT10 प्लस 1 प्लस 0.04, और 40 में से जो टेम्परेचर घटेगा वो आ जाएगा 40। तो इसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करें हम, तो कैसे होगी सॉल्व, यहाँ सॉल्व करते हैं इसको। जैसे क्या है, आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा टी, अल्फा डेल्टी है। तो ये हो जाएगा आर नॉट की जो वैल्यू है वो है यहाँ पर 10, 1 प्लस अल्फा की वैल्यू है 0.04 इंटू टी की वैल्यू है 40 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस यानी 40 का अंतर आ जाएगा। तो 40 इंटू 4 करें तो ये 1.60 हो जाएगा। तो 10 प्लस 1.60 है, वो 10 से मल्टीप्लाई होगा, 4 चौक 16, तो 10, या फिर हम बोल सकते हैं 1 प्लस 1.60, 1.60 और 2.60 होगा, 2.60 इंटू 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2.60 इंटू 10 यानी 26 आ जाएगा। 26 हमारा आंसर होगा यहाँ पर, तो ये आंसर है 26। डिटरमाइन द एनर्जी स्टोर्ड बाय ए 5 हेनरी इंडक्टर व्हेन द करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर इज 6 एम्पियर। अगर करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर दे रखी है 6 एम्पियर, और हमें मान लो ज्ञात करना है क्या, एनर्जी स्टोर्ड निकालना है, तो हाफ एल आई स्क्वायर से हम निकालेंगे। हाफ एल की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 5 इंटू आई स्क्वायर, आई की स्क्वायर की वैल्यू यानी करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर है वो 6 का स्क्वायर कर देंगे, तो 36, 2 से कटेगा 18, 18 इंटू 5 यानी 90, तो 90 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रिएक्टेंस रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। अब इस सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें निकालना है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले हम देखें यहाँ पर ये दोनों पैरेलल में हैं, तो इन दोनों को हटा करके यहाँ पर क्या कर देते हैं, 1 ओम का रेजिस्टेंस है, 1 ओम का रेजिस्टेंस दोनों पैरेलल में है, तो इनकी जगह पर लग जाएगा यहाँ पर क्या 0.5 ओम का रेजिस्टेंस। तो ये हो गया 0.5 ओम का रेजिस्टेंस। अब क्या दिया हुआ है 0.5 है, 1 के साथ में जुड़ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 2.5। तो इसको हटा के हम क्या लगा देते हैं 2.5, 0.5 और 1 तो 1.5 हो जाएगा, तो इसके लिए रेजिस्टेंस लग गया हमारा 1.5। अब यहाँ पर लग गया 1.5। अब 1.5 है, ये 2 के साथ में पैरेलल चला गया, तो ये 2 के साथ में पैरेलल जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास में कितना, आंसर आ जाएगा 1.5 और 2 का पैरेलल निकालेंगे तो आंसर आएगा 0.857। तो ये भी हट जाएगा हमारा, 0.857 आ गया है, पैरेलल में भी सॉल्व किया। अब 857 को 3 से जोड़ेंगे हम, तो क्या हो जाएगा 0.3857, तो इसको भी हटा देते हैं, और ये हो जाएगा 0.3857, 3.857 आ जाएगा, 3.857।
अब ऐसे आ गया है, इसको 4 के पैरेलल में ले जाएंगे तो भी यहाँ पर आ जाएगा 1.96, तो ये पूरा हट जाएगा और 1.96 रह जाएगा यहाँ पर 1.964, और इसको भी 2 में जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा 3.964। तो फाइनली हमारे पास में आंसर हो जाएगा 4 के आसपास, तो ये 4 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें 131, डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ ए रजिस्टर व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड ऑफ द रजिस्टर इज 24 वोल्ट एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर इज 3 एम्पियर। तो 24 में 3 का भाग देते हैं 8, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ करंट I3 फॉर द डायग्राम। I3 के लिए यहाँ पर हम देखें I3 के लिए डायग्राम में क्या होगा, KCL अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर। तो I1 और I2 यहाँ पर जोड़ेंगे, यहाँ पर जैसे कि हम देखें I1 और I2 ये दो आ रहे हैं, यानी 7 एम्पियर करंट आ रही है, और IV की हमें निकालनी है तो 1 एम्पियर आंसर यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि 7 एम्पियर आ रही है, 5 और 1 6 और जा रही है, एक और जानी चाहिए तो 7 होंगी, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पर हम देखें व्हाट इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। जैसे करंट ऑलवेज फ्लो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये गलत है। करंट ऑलवेज फ्लो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो, ये सही है। यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट हमेशा फ्लो होती है। करंट है नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल फ्लो होती है, ये गलत है। इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये भी गलत है। करंट ऑलवेज फ्लो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। नेक्स्ट हम देखें जैसे कि which of the following expression explain the Kirchhoff's current law, तो Kirchhoff's current law है summation of 0 to m summation of 1 to m in equal to 0, ये यहाँ पर क्या होगा KCL है, जो all current at junction is 0। नेक्स्ट हम देखें determine the value of current drawn from the voltage source for the circuit given below, तो वोल्टेज सोर्स से जो वैल्यू ऑफ करंट है वो हमें निकालनी है। तो यहाँ पर हमें पहले रेजिस्टेंस निकालना होगा, जैसे 112 है, 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, 2 का 2 1 हो जाएगा, और 1 यहाँ पर 7 आ रही है, यानी 3 और 3 6 7 ओम। तो यहाँ पर करंट की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 30 डिवाइड बाई 7 से हम निकाल सकते हैं करंट की वैल्यू हम निकालना चाहें तो 30 डिवाइड बाई 7 से 4.3 एम्पियर आएगी, तो आंसर क्या आ जाएगा 4.3 एम्पियर। नेक्स्ट हम देखें डिटरमाइन द पावर डिलीवर्ड फ्रॉम सोर्स टू द सर्किट, तो पावर डिलीवर निकालनी है, तो पावर डिलीवर कैसे निकालेंगे, हमें आई स्क्वायर आर निकालना होगा, तो आर की वैल्यू हमें निकालनी होगी। आर की वैल्यू से यहाँ पर 2 2 है 1 हो जाएगा, 1 और 2 3 हो जाएगा, और यहाँ पर हम देखें 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 और 3 को हम 3 के साथ में सीरीज में जोड़ देंगे बाद में। तो वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर इक्वलेंट से हम निकालें, आर इक्वलेंट है 3 और 2 पैरेलल में है, 3 और 2 पैरेलल प्लस 3 के साथ में करते हैं हम, तो हो जाएगा 6/5 प्लस 3, तो 4.2 ओम आ जाएगा। 4.2 ओम के बाद में हम क्या करेंगे, पावर को हम निकालेंगे, पावर इक्वल टू वी स्क्वायर पावर इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर, तो वी स्क्वायर की वैल्यू होगी यहाँ पर 10 × 10 डिवाइड बाई आर की वैल्यू होगी 4.2, तो आंसर आ जाएगा 23.8 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें व्हाट विल हैपन टू द इंडक्टेंस इफ द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल इज डिक्रीज, नंबर ऑफ टर्न डिक्रीज कर दी जाए तो इंडक्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो भी डिक्रीज हो जाएगा, जैसे नंबर ऑफ टर्न्स है वो डिक्रीज करेंगे। नेक्स्ट हम देखें जैसे हमने देखा था यहाँ पर इंडक्टर डायरेक्टली जो प्रोपोर्शनल होता है इंडक्टर की वैल्यू वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ टर्न के, अगर नंबर ऑफ टर्न डिक्रीज करेंगे तो इंडक्टर की वैल्यू भी डिक्रीज होगी, तो नंबर ऑफ टर्न के स्क्वायर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। नेक्स्ट हम देखें विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द रिलेशन ऑफ पीक वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज फॉर द साइन वेव, तो साइन वेव के लिए पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू का जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है, आरएमएस वैल्यू 0.707 टाइम पीक वैल्यू की होती है।
क्योंकि बी आर एम एस की जो वैल्यू होती है बी आर एम एस इक्वल टू बी मैक्सिमम डिवाइड बाई अंडर रूट टू होती है, और 1 डिवाइड बाई रूट टू करते हैं वो आता है 0.707। तो बी आर एम एस की वैल्यू 0.707 बी पीक होगी। नेक्स्ट हम देखें, डिटरमाइन द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट व्हेन द पीक वैल्यू ऑफ करंट इज 10 एम्पियर। तो पीक वैल्यू दे रखी है 10 एम्पियर, अगर हमें निकालनी है एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2 डिवाइड बाई पाई इंटू आई पीक, इससे हम एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 20 डिवाइड बाई पाई की वैल्यू, और ये आ जाएगा 6.32। तो 6.32 हमारा आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ साइनसोइडल वेव फॉर्म व्हेन द टाइम पीरियड ऑफ वेव इज 25 मिलीसेकंड। तो 1 डिवाइड बाई टाइम पीरियड हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, तो 1 डिवाइड बाई 25 इंटू 10⁻³ यानी 1000 में हम 25 का भाग दे देंगे, तो 25 चौके 100 यानी 40 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि 40 हर्ट्ज यहाँ पर आंसर आ गया है। पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड इन, तो पोटेंशियल डिफरेंस को किस में मेजर किया जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हम मेजर करते हैं वोल्ट में, पावर को वाट में करते हैं, एनर्जी को हम जूल में करते हैं, करंट को हम एम्पियर में करते हैं। नेक्स्ट हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो कंडक्टर की रेजिस्टेंस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, उसके बारे में बात करें तो R इक्वल टू होता है रो एल बाई ए। तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड अपॉन लेंथ, तो ये लेंथ पर डिपेंड करता है, इसका मतलब ये गलत है। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड अपॉन मटेरियल, तो मटेरियल पर डिपेंड करता है क्योंकि वो रो वाला पार्ट है, ये मटेरियल पर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, तो यहाँ पर हम देखें कि टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है रो वाला पार्ट। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर, तो प्रेशर पर ये डिपेंड नहीं करता है, तो ये वाला बात सही है यहाँ पर, क्योंकि प्रेशर का कोई कनेक्शन नहीं है। क्योंकि रेजिस्टेंस हम देखें टेम्परेचर पर किस तरह डिपेंड करता है, आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा टी, तो ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कोफिशिएंट है वो चेंज होता है। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर, जैसे कि सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस द करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस। तो ईच रेजिस्टेंस में जो करंट की वैल्यू क्या होगी, अगर सीरीज कम्बिनेशन है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सेम करंट है प्रत्येक रेजिस्टेंस में फ्लो होगी। नेक्स्ट हम देखें, सीमन इज द यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ, तो एस सीमन किसकी ऐसा यूनिट है यहाँ पर, तो ये यहाँ पर है कंडक्टेंस की ऐसा यूनिट है। अगर इसकी बात करें तो इसकी कंडक्टेंस की क्या है, SI MEN सीमंस। इसको कैसे मेजर करते हैं कंडक्टेंस के, सीमंस। रेजिस्टेंस की ओम है, और कंडक्ट कैपेसिटेंस की है वो फेरड है, इंडक्टेंस की है वो क्या है, हेनरी है, हेनरी। ये वैल्यू हम देखें यहाँ पर, जैसे कि नेक्स्ट हम देखें, डिटरमाइन द कंडक्टेंस इन मेहो ऑफ ए कंडक्टर when the value of current that flow through the conductor is 2 ampere and the potential difference between the end of the conductor is 40 volt। अगर पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है और 2 एम्पियर करंट की वैल्यू हमें दे रखी है, तो हमें निकालना है कंडक्टेंस की वैल्यू। तो कंडक्टेंस की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले कंडक्टेंस की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, कंडक्टेंस होता है जी इक्वल टू 1 डिवाइड बाई आर से हम निकाल सकते हैं, और आर की वैल्यू भी, आर की वैल्यू हम निकाल सकते हैं आर इक्वल टू बी डिवाइड बाई आई से निकाल सकते हैं। वोल्टेज रखा है 40, तो इससे अगर आर की वैल्यू आ जाएगी 20, क्योंकि 40 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा आर की वैल्यू 20। और जी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं कंडक्टेंस की वैल्यू 1 डिवाइड बाई 20, और 1 डिवाइड बाई 20 की वैल्यू क्या आ जाती है 0.05, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, what will be the value of equivalent capacitance if three capacitor having the capacitance C are connected in series। तो सीरीज में कनेक्ट होगा तो C डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ 40 ओम 40 मीटर, डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ 40 मीटर लॉन्ग सर्कुलर वायर when the diameter and the conductivity of wire is 0.6 मीटर डायमीटर है, कंडक्टिविटी दे रखी है 12 ओम पर मीटर रेस्पेक्टिवली।
हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकालेंगे? रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है आर इक्वल टू रो एल वाई ए। तो यहाँ पर क्या दे रखा है? 12 मेगा ओम पर मीटर दे रखा है रेजिस्टिविटी के अकॉर्डिंग बात करें तो 1 डिवाइड बाई 12 कंडक्टिविटी ऑफ दी वायर दे रखी है यहाँ पर। तो रेजिस्टिविटी होती है 1 डिवाइड बाई कंडक्टिविटी होती है यहाँ पर, रेजिस्टिविटी होती है 1 डिवाइड बाई कंडक्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का फार्मूला हो गया 1 डिवाइड बाई कंडक्टिविटी यानी 1/12 और एल की वैल्यू होगी यहाँ पर कितनी? 14 मीटर लॉन्ग दे रखा है डिवाइड बाई एरिया की बात करें तो पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर की वैल्यू क्या होगी? 0.6 डिवाइड बाई 2 यानी 0.3 का स्क्वायर। इससे अगर हम सॉल्व करें इसको तो यहाँ पर जो आर की वैल्यू आ जाएगी, तो आर की वैल्यू हम निकाल सकते हैं रो इक्वल टू 1 डिवाइड बाई कंडक्टिविटी से। इससे जो वैल्यू आएगी यहाँ पर रो एल डिवाइड बाई ए, तो इससे आर की वैल्यू आएगी सिर्फ, और 4.17 हमारा आंसर आ जाएगा क्योंकि रो की वैल्यू होती है 1 डिवाइड बाई कंडक्टिविटी। तो इससे आंसर आ जाएगा हमारा 4.17। नेक्स्ट हम देखें व्हाट विल बी द कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर इज 50 प्लस माइनस प्लस 2%। तो यहाँ पर 5 के लिए क्या हो सकता है? जैसे कि कोड है बी वी रो, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 यानी येलो, तो येलो हो सकता है, यानी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? येलो हो सकता है। या फिर हम जीरो से स्टार्ट करें, वी वी रो ग्रेट, तो 0 1 2 3 4 5, तो वी वी रो है 0 1 2 3 4 5 वी वी रो है। फिर 0 यहाँ पर आएगा, 1 यहाँ पर आएगा, तो बी बी ग्रीन और ब्लैक, तो ग्रीन और ब्लैक आ गया यहाँ पर, ग्रीन और ब्लैक ही यहाँ पर। तो प्लस 2% है यहाँ पर, तो प्लस 2% के लिए ब्राउन आ जाएगा यहाँ पर। तो इसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे तो ये ग्रीन ब्लैक ब्लैक और रेड आ जाएगा। क्योंकि डिजिट की बात करें हम तो डिजिट में आ जाएगा ग्रीन, फिर डिजिट में ही ब्लैक, और टॉलरेंस के लिए आ जाएगा यहाँ पर 2% टॉलरेंस है इसलिए रेड आ जाएगा। तो कलर कोडिंग हम टेबल ग्रीन में देखें हम तो ग्रीन ब्लैक ब्लैक और रेड आ जाता है। नेक्स्ट हम देखें जैसे व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट ड्रॉन फ्रॉम ए 4 वोल्ट बैटरी व्हेन ए वायर ऑफ 20 ohm resistance is stretched to double its original length, then cut into two equal part and these equal part are connected in parallel with the battery। तो यहाँ पर जैसे हम कनेक्ट करेंगे तो इसकी बात करें हम तो क्या होगा? इन केस ऑफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट, दोनों का वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, लेकिन एक में होगा पाई आर वन स्क्वायर इंटू एल वन, एक में होगा पाई आर टू स्क्वायर इंटू एल टू यानी 12। तो आर टू की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? आर टू की वैल्यू आर वन डिवाइड बाई अंडर रूट टू आ जाएगी। तो सेक्शन में हम देखें यहाँ पर क्या है, 20 ओम का रेजिस्टेंस है और ये हमें 4 वोल्ट के साथ कनेक्ट करना है। तो 20 ओम व्हेन द वैल्यू इज 20 ओम, तो 40 ओम में कनेक्ट ये टूट जाएंगे यहाँ पर और उनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो आई की वैल्यू हो जाएगी, आई की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी वी डिवाइड बाई आर, आर की वैल्यू क्या है 20, तो ये हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 20, तो ये हो जाएगी 0.2, क्योंकि 40 हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग 0.2 हो जाएगी। और आर टू की वैल्यू हम निकालना चाहें तो आर टू हो जाएगा यहाँ पर 4R1, आर वन की वैल्यू क्या है 20, तो ये 80 हो जाएगा आर टू की वैल्यू 80। तो आंसर क्या होगा फाइनली? इसका आंसर होगा हमारा 0.2, क्योंकि हमें पूछा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट ड्रॉन फ्रॉम 4 वोल्ट, तो 0.2 होगा। नेक्स्ट हम देखें डिटरमाइन द हीट डिसिपेशन, determine the heat dissipation in joule through a conductor of 10 ohm resistance when the 1 ampere of the current is flowing through the conductor of
5 सेकंड। तो 5 सेकंड के लिए 1 एम्पेयर करंट फ्लो हो रही है 10 ओम के रेजिस्टेंस में। तो हमें ज्ञात करना है डिसिपेटेड हीट इन जूल। तो डिसिपेटेड हीट इन जूल कैसे ज्ञात करेंगे आपको, वो निकालने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, E इक्वल टू P इंटू टी करना होगा। तो पावर कितनी है यहाँ पर, एनर्जी हमें निकालनी है, पावर कितनी है वो हमें पता नहीं है, आई स्क्वायर आर से निकाल सकते हैं। तो आई इंटू आर, आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो आई स्क्वायर हो गया यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 इंटू आर की वैल्यू 10 इंटू टी की वैल्यू यहाँ पर 5, तो ये हो जाएगा 50। तो 50 हमारा आंसर होगा इसका। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।